नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात नीतीश कुमार की, क्योंकि इंडिया की नीतीश नीति सामने आई है। जी हां, पूरे देश में ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ देश का सियासी पारा हाई है और उसकी वजह है 2024 का आम चुनाव। केंद्र की मोदी सरकार को मात देने के लिए विपक्ष का इंडिया गठबंधन लगातार अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में एक नाम जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो नाम है बिहार के सीएम और जेडीयू के अब अध्यक्ष बन चुके नीतीश कुमार का नाम, जिन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की चर्चा है। इसे नीतीश की अब आप प्रेशर पॉलिटिक्स कहिए या फिर विपक्ष की नई चाल, लेकिन एक बात साफ है कि इंडिया अलायंस भले ही सब कुछ ठीक होने की बात करता हो, लेकिन धरातल पर उसे उतारना और सबको एकजुट रखना उसके लिए अभी भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। क्यों? क्योंकि सभी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, शुरू से नजर आ रही हैं और ऐसे में आज आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या है विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन की आज की नीतीश नीति। देश को बड़ी जिम्मेदारी देने की सरगर्मियां तेज हो गई। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जल्द कांग्रेस संयोजक के लिए नीतीश के नाम का ऐलान कर सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश तेज हो गई। माना जा रहा है कि कोई रोल नहीं मिलने से नीतीश नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाए जाने पर कांग्रेस जल्द ही विचार कर सकती है। नए साल में नीतीश को इंडिया गठबंधन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीतीश ने इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के फैसले से पहले ही जेडीयू का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इसके बाद से ही नीतीश के नाराज होने की अटकलें होने लगी थी। वहीं कई जेडीयू नेता लगातार नीतीश को संयोजक बनाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। पहली मीटिंग नीतीश कुमार के संयोजन प्रभाव से ही पटना में संभव हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता और तीसरे मोर्चे की स्थापना में लगे नेता साथ बैठे थे। हमें प्रसन्नता है कि उनके प्रयासों से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। जहां तक उनके संयोजक बनने की बात है, वो पहले से ही इसके निर्माता हैं। नीतीश कुमार मौजूदा सियासत की वो शख्सियत है जिसके इर्द गिर्द मोदी विरोधी गठबंधन की सारी सियासी समीकरण परिक्रमा करते हैं। यूं तो नीतीश कुमार बिहार के सियासी सिंहासन से उतरकर दिल्ली के सियासी सिंहासन पर सवार होने के लिए मौन महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार हैं, लेकिन उनके विख्यात प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच नए साल पर जेडीयू के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी लेकर आई। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है, जिसके लिए कांग्रेस के बड़े नेता उनसे संपर्क में हैं। माना यह भी जा रहा कि जल्द ही अगली बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी। नीतीश कुमार कांग्रेस के रवैये से नाराज चल रहे थे। यही वजह है कि उन्होंने मौन रुख अपना लिया था। साथ ही केसी त्यागी जैसे पार्टी के नेता यह कहकर इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी थी कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। ऐसे में माना जा रहा था कि नीतीश पाला न बदले, इसीलिए उन्हें संयोजक की कुर्सी दी जा सकती है। दरअसल इंडिया की पिछली बैठक में नीतीश कुमार मौजूद थे। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद नीतीश कुमार बैठक खत्म होते ही बाहर निकल गए थे। वो बैठक के बाद होने वाली प्रेस वार्ता में भी मौजूद नहीं थे। सियासी गलियारों में इसे नीतीश कुमार के नाराज होने के तौर पर देखा गया था, जिसके बाद नीतीश कांग्रेस पर हमलावर हो गए।
नीतीश कुमार ने जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस पर अटैक किया। कांग्रेस पर जाति गणना पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। वहीं गठबंधन के कई फैसलों पर नीतीश कुमार नाराजगी भी जता चुके हैं। जो सीट शेयरिंग का मामला है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मामला है, नीतियों का मामला है, एजेंडे का मामला है, उसके लिए तो चेहरे की जरूरत कांग्रेस को भी है। तो कांग्रेस अगर देखी कि नीतीश जी नाराज हैं तो नाराजगी को भी हम दूर कर दें और एक संयोजक का पद भी इन्हें दे दें। ठीक है, नीतीश कुमार जी के भी तरफ से या इनकी पार्टी के तरफ से जिस तरह के बयान कयास आने लगे थे कि लग रहा था कि नीतीश कुमार कहीं एनडीए में न चले जाए, तो इस पर भी विराम डाल देने के लिए हो सकता है कि कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का ये हिस्सा हो। जी हाँ, तो सोची समझी रणनीति क्या है? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चंद महीनों का वक्त बचा है और ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में सरगर्मियां तेज हैं। कौन इस गठबंधन को लीड करेगा, इसको लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाम की चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है। माना यही जा रहा है कि जल्द ही संयोजक के तौर पर, जैसा आपने देखा भी कि अब नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अगली बैठक में हो सकता है। ऐसे में कौन कौन नीतीश कुमार के समर्थन में है, इनके पीछे कारण क्या है, आइए उन चेहरों से भी हम आपको रूबरू करवा देते हैं एक एक करके, क्योंकि यहां पर समर्थन महत्वपूर्ण है, मायने रखता है। हालांकि नाम तो कई सामने आए थे, देखिए एक एक करके। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार, अध्यक्ष एनसीपी शरद गुट, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, उद्धव ठाकरे अध्यक्ष शिवसेना यूबीटी। अब देखिए, दरअसल नीतीश कुमार आर पार के मूड में थे। जेडीयू आई तो कांग्रेस अचानक ये जो रुख देखने को मिला जेडीयू का, कांग्रेस का अंदाज बदलने के लिए काफी था। आपको याद होगा, जैसे ही ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार बैठक में, चौथी बैठक में पीएम पद के लिए खड़गे का नाम प्रस्तावित किया था, उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर आ रही थी। खुलकर उन्होंने हालांकि कुछ नहीं कहा। केसी त्यागी ने भी ये कह दिया कि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, और ये यूं ही नहीं था, ये इंडिया गठबंधन समझ रहा था, ये कांग्रेस समझ रही थी। दूसरा नाम जो शरद पवार का हमने आपको दिखाया एनसीपी से, शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, वो नीतीश को संयोजक बनाने के पक्ष में है। हालांकि शरद यादव का नाम भी, शरद पवार का नाम भी, माफ कीजिएगा, इस पद के लिए पहले उछला था, लेकिन उनकी दिलचस्पी नजर नहीं आई, जिसके बाद उनके कद का कोई बड़ा नेता उनकी जगह लेगा तो उनको भी आसानी से एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शरद पवार का समर्थन यहां पे मिलने में आसानी है। तीसरा चेहरा आपने देखा अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी से। अब अखिलेश यादव यहां पर कौन सा गणित है, यूपी को लेकर के समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अखिलेश को यूपी नजर आ रहा है, 80 यूपी की सीटें नजर आ रही हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और अगर कांग्रेस की जगह किसी और पार्टी का संयोजक रहा तो फिर सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा उसमें फायदा मिल सकता है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, क्योंकि नीतीश कुमार भी समर्थन में आ सकते हैं। इधर देखिए, चौथा नाम हमने आपको जो दिखाया, यहां आपको नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे का चौथा नाम। तो यहां भी वही कारण नजर आता है, चुनाव के वक्त जब सीटों का बंटवारा महाविकास अघाड़ी में होगा तो पार्टी को नीतीश के जरिए खुद के लिए मौका और फायदा दोनों नजर आता है। 23 सीटों की मांग कर रही है, 48 में से यहां पर याद करिए शिवसेना, और यहां फायदा मिल सकता है, इसलिए नीतीश कुमार को समर्थन यहां भी दिख रहा है। यानी नीतीश को संयोजक बनाने को लेकर ये सारे नेता उनके साथ खड़े हैं, एकमत है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश को संयोजक बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसके पीछे की वजह क्या है, चलिए अब आपको वो भी बता देते हैं कि नीतीश ही क्यों, इस चेहरे का चुनाव क्यों। तो देखिए, इंपॉर्टेंट भी है, उन्होंने काम भी किया, उनका रोल रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन के लिहाज से समझा जाए तो गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं नीतीश कुमार, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर शुरुआत जब उन्होंने पहल की थी तभी याद किया जाए, सभी दलों को, इसके अलावा क्या किया उन्होंने, सभी विपक्षी दलों को साथ लाने में भी उनकी भूमिका अहम रही है, और गठबंधन का कोई भी दल इससे इनकार नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए, अब बड़े चेहरे शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, इनका भी समर्थन नीतीश कुमार को मिल रहा है, तो पलड़ा अपने आप में भारी नजर आता है। वहीं इसके अलावा क्या, नीतीश अलग हुए तो गठबंधन बिखर सकता है। सबसे बड़ा डर, सबसे प्रमुख कारण जो है, यानी कि इस गठबंधन को भारी डेंट पड़ सकता है, जिसका नुकसान 2024 में भी उठाना पड़ सकता है, और इसलिए नीतीश कुमार के चेहरे का चुनाव जाहिर सी बात है लाजमी हो जाता है। एक तरफ विपक्ष के नेता नीतीश कुमार के संयोजक बनने का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी साफ कह रही है कि नीतीश को बहलाने फुसलाने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है। नीतीश कुमार की उपयोगिता है इंडिया गठबंधन में, और जो कि इंडिया गठबंधन बनाने में उनका योगदान रहा है, शुरू से उन्होंने उसमें पहल की है। तो आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की राय से
गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी राय से ही कोई फैसला होगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। पहले कहा था, बीजेपी को छोड़ा था कि वो बनेंगे प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा, फिर कहा कि हमें संयोजक बनाओ, तो संयोजक बनेंगे तो क्या हो जाएगा, और एनडीए अलायंस का वोट ही घटेगा, कुछ बढ़ने वाला तो है नहीं। नीतीश कुमार जी में तो कोई करिश्मा बचा नहीं है। ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश कुमार को संयोजक बनाना प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है, क्योंकि नीतीश का प्रभाव बिहार के साथ साथ यूपी और अन्य राज्यों में भी है। ऐसे में अगर नीतीश इंडिया गठबंधन से छटके तो ये इंडिया गठबंधन के खिलाफ पड़ सकता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर नजर डालें तो बिहार में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसे में नीतीश अहम कड़ी। अगर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर गौर करें तो माना जा रहा है कि आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं जेडीयू भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में है। वहीं कांग्रेस के खाते में 4 और लेफ्ट 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। ये बात साफ है कि नीतीश के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना भी मुश्किल है, क्योंकि ये नीतीश थे जिन्होंने साल भर पहले ही विपक्ष को एकजुट करने के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। ऐसे में इसकी नींव रखने में उनकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। जी हाँ, तो सिर्फ नींव रखने में अग्रणी थे इसलिए, लेकिन इसके अलावा क्या कारण है, क्यों नीतीश इंडिया गठबंधन की जरूरत बन गए हैं और कैसे पूरे इस गठबंधन के सूत्रधार बने, तो इसके पीछे एक लंबा संघर्ष नजर आया है। कैसे वो आपको दिखाते हैं, दरअसल उनका किस प्रकार का रोल रहा भी है। नीतीश कैसे बने इंडिया के सूत्रधार, अब ये समझिए। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से उन्होंने लगातार मुलाकातें की। आपको याद होगा उनके लिए कहा गया कि बिहार छोड़ करके, बिहार का कामकाज सीएम के रूप में छोड़ करके बाहर घूम रहे हैं, बिहार को भुला दिए हैं जब जब अपराध की कोई भी घटना निकलकर सामने आती थी। इसके अलावा दिल्ली में विपक्षी नेताओं से वो लगातार मिलते रहे। ये सितंबर 2022 की हम आपको बात बता रहे हैं और इसलिए वो निशाने पर भी आए, लेकिन उन्होंने अपना ये लगातार जो काम था वो जारी रखा। इसी महीने विपक्ष से मिलकर लड़ने को उन्होंने कहा, सबको एक तरीके से आह्वान किया कि सब नेता एक छत के नीचे आए और मोदी सरकार के खिलाफ मिलकर लड़े, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, फरवरी 2023, फिर आ जाइए, बीजेपी को हराने का प्लान भी बताया नीतीश कुमार ने। सिर्फ यूं ही नहीं आए थे कोरे कागज के साथ, बल्कि बाकायदा उस पर उकेरा गया था पूरा प्लान। नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं को हराने का प्लान समझाया, जिसके बाद ये और ज्यादा बात जो है वो आगे बढ़ी। इसके बाद अप्रैल 2023 देखिए, 2 महीने में विपक्षी एकता के लिए मंच बनाने पर चर्चा की। कहा यह ऐसे नहीं होगा कि सब साथ आ जाएं, हमें बाकायदा बैठना होगा, चर्चा करनी होगी, एक मंच तैयार करना होगा ताकि फुल प्रूफ तरीके से हम जनता के बीच जा पाएं और उनको समझा पाएं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या एजेंडा है। 2 जून 2023 पटना में 15 विपक्षी दलों को एक मंच पर वो ले आए। लग नहीं रहा था कि बात बनेगी, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। 15 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर दिखे बिहार की राजधानी पटना में। तमाम फूट के बावजूद ये पहली बैठक थी जो नीतीश की अगुवाई में हुई थी और पटना में तमाम दल पहुंचे थे। तो आगामी चुनाव को लेकर इंडिया में अब सब कुछ डिपेंड ये करता है कि जब नीतीश कुमार संयोजक बन जाएंगे, अगर वाकई ऐसा होता है तो आगामी चुनाव को लेकर के उनका रोड मैप क्या होगा और नीतीश इसमें कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि जो उनको समर्थन कर रहे हैं कम से कम उनकी यही अपेक्षाएं हैं नीतीश कुमार से। एक तरफ नीतीश को संयोजक बनाने की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में रार थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कहीं सीट शेयरिंग को लेकर मामला अटका है तो कहीं प्रदेश नेतृत्व गठबंधन को लेकर अलग अलग रुख रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन में कई दलों का सीट शेयरिंग पर साफ रुख नहीं। 2024 लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर पार्टियों की अलग अलग राय है। ममता अखिलेश सीट शेयरिंग पर तैयार नहीं है, केजरीवाल भगवंत मान सीट शेयरिंग नहीं चाहते। यूपी, दिल्ली, पंजाब, बिहार में इंडिया में रार साफ नजर आ रही है। 2024 में इंडिया की अगुवाई पर असमंजस की स्थिति है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नजर नहीं आता, क्योंकि दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जल्द ही पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती दिखाई देंगी कि एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार करते हुए आप और भगवंत की तुलना जोकर से कर दी।
उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, आपके और मोदी जी के विचार कितने मिलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने तो देखी होगी। वहीं कांग्रेस खुद इंडिया अलायंस के लिए टेंशन खड़ी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में फैसला हुआ है कि कांग्रेस 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, वहीं 9 राज्यों में इंडिया गठबंधन से 100 सीटें मांगेगी। तो अब ये जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या इसका कोई हल नीतीश कुमार के पास होगा? आगामी चुनाव को लेकर इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर सबसे बड़ा जो पेच है, कांग्रेस के भीतर भी लंबी कवायद चली और बताया यह जाता है कि इस मंथन में कांग्रेस आगामी आम चुनाव में लगभग, जी हां, 290 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। यानी कि क्या मतलब हुआ, 100 सीटों पर वो इंडिया के घटक दलों के साथ तालमेल करेगी, 290 पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस के किन राज्यों में क्या कंडीशन नजर आती है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और कितनी सीटों की डिमांड इस वक्त कांग्रेस कर रही है। अगर सूत्रों की माने तो बता दें आपको, हम यूपी से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें वहीं से आती हैं। देखिए यूपी में 80 सीटें हैं, डिमांड कितनी है, 20 सीटों की। बिहार देखिए 40 सीटें, डिमांड कितनी है, 9 सीटों की। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, डिमांड कितनी है, 5 सीटों की। यहां तो ममता बनर्जी वैसे ही कह चुकी है, बंगाल की खासकर अगर हम बात कर लें कि टीएमसी ही हरा सकती है भाजपा को, अगर कोई हरा सकता है तो ऐसा लगता है कि पूरी तरह से दीदी इस मूड में है कि अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगी, कोई सीट नहीं देने वाली वो सहयोगी दलों को। वहीं इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं, डिमांड 20 सीटों की है। यहाँ पर 23 सीटें मांग रहे हैं शिवसेना वाले, तो 20 और 23 आप मिला लीजिए कितना होता है, 48 में से फिर क्या बचता है। एनसीपी शरद गुट के लिए 5 सीटें, क्या वो मंजूर होंगी, समझ सकते हैं आप। तमिलनाडु में देखिए 39 सीटें, डिमांड कितनी है, 10 सीटों की। दिल्ली की बात की जाए 7 सीटें हैं, 5 सीटें। आम आदमी पार्टी यहां पे कितना कॉम्प्रोमाइज करेगी और क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी, ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। झारखंड देखिए 14 सीटें हैं, डिमांड 9 सीटों की झारखंड में। पंजाब में 13 सीटें, यहां पर 8 सीटों की डिमांड। और अभी अभी आपने सुना भगवंत मान क्या कह रहे थे, या फिर आम आदमी पार्टी का रुख क्या है, यानी कि 88 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस अपने लिए इन राज्यों में चाहती हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए क्या ये खेवनहार इस असमंजस के दरिया से नीतीश कुमार निकालने में कामयाब हो पाएंगे? नीतीश संयोजक बनेंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की खींचतान अभी इंडिया गठबंधन में हो रही है उससे तो साफ है कि विपक्ष के 2024 की राह आसान नहीं रहने वाली, क्योंकि एक तरफ एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में है, ऐसे में उसे हराने के लिए विपक्ष को त्याग समर्पण तो दिखाना ही पड़ेगा, साथ ही सभी को साथ लेकर चलना भी सबसे बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।